नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए इस समीकरण को दिया। इस समीकरण का जो सिद्धांत है वो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत समीकरण की व्युत्पत्ति की। इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो फोटोनों के रूप में संचरित होता है और जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं तो वो दो कार्य करते हैं। फोटोन जैसे ही धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसमें से पहला कार्य तो होता है कि उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो उस धातु के पृष्ठ में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो उस ऊर्जा का जो कार्य है वो दो कार्य होंगे। एक तो है, प्रथम जो कार्य है वो ये है कि वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। फोटोनों की जो ऊर्जा होती है वो दो कार्य करते। पहला जो कार्य है वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, दूसरा है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हुई बाहर निकल गई धातु के पृष्ठ से उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो जब कोई फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसके दो कार्य होंगे। पहला कार्य तो यह है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना और दूसरा कार्य है कि उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करना। तो उसी के आधार पर ही प्रकाश विद्युत समीकरण की व्युत्पत्ति हुई, प्रकाश विद्युत समीकरण हमारे सामने प्राप्त हुई। देखिए क्या है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। देखिए इसका जो दूसरा बिंदु है वो क्या है कि धातु के पृष्ठ पर आपतित होने वाले फोटोनों के द्वारा निम्न दो कार्य किए जाते हैं। दो कार्य किए जाते हैं। जो पहला कार्य है वो क्या है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के रूप में। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के रूप में कार्य हो जाता है। और उस कार्य को हम कहते हैं कार्यफलन। उस कार्य को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? अर्थात कार्यफलन के रूप में कार्य हो जाता है। कार्यफलन को हम यहां पर फाई नोट से पुट करते हैं जो कि एच न्यू नोट के तुल्य होता है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जहां फाई नोट होता है कार्यफलन होता है। एच यहां पर प्लांक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। एच यहां पर प्लांक नियतांक है और न्यू नॉट ये कहलाती है देहली आवृत्ति। यह है देहली आवृत्ति।
समीकरण 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर दो कार्य किए जाते हैं कि जो फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और पहला उनके द्वारा जो कार्य होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल देती है। दूसरा जो कार्य है कि शेष बची जो ऊर्जा होती है, कि शेष बची हुई जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। शेष बची ऊर्जा, शेष बची ऊर्जा के द्वारा, शेष बची ऊर्जा के द्वारा उत्सर्जित फोटोनों को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है, की जाती है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो शेष जो हिस्सा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी का जो हिस्सा है उसको मैं के मैक्सिमम से यहां पर पुट कर रहा हूं, जो कि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। हमने गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू है वो यहां पर एक वैल्यू देखी थी कि गतिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान होता है वो EV नॉट के बराबर होता है, EV नॉट के इक्वल होता है। आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अकॉर्डिंग या आइंस्टीन के अनुसार जो आपतित फोटोनों की ऊर्जा है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटोनों की जो ऊर्जा है वो दो कार्यों में लग जाती है। आपतित फोटोनों की ऊर्जा, आपतित फोटोनों की ऊर्जा जिसको हम E से पुट कर रहे हैं, जो कि एक काम तो है फाई नॉट में कार्यफलन के रूप में इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में खर्च हो जाती है, और शेष जो बची हुई ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। एक बार देखिए, समझ लीजिए कि जो फोटोनों की ऊर्जा होती है E से पुट कर रहे हैं हमें, और वो दो कार्यों में प्रयुक्त होती है। फाई नॉट मतलब कार्यफलन इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए धातु के पृष्ठ से तो उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में भी शेष बची हुई ऊर्जा काम में आ जाती है। यहां पर ये जो E है वो है फोटोनों की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा दो कामों में खर्च हो रही है। फोटोन की कुल ऊर्जा को भी हम प्लांक के क्वांटम मॉडल से पुट कर सकते हैं, E बराबर h न्यू। प्लांक के क्वांटम मॉडल से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की जो ऊर्जा है उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं। ये प्लांक का क्वांटम मॉडल से ये फॉर्मूला निकलता है, E बराबर h न्यू। न्यू यहां पर फोटोनों की आवर्ती, E फोटोनों की ऊर्जा, h यहां पर प्लांक नियतांक होता है। ये आ गई हमारे पास में समीकरण 4। हम समीकरण 3 में E की वैल्यू समीकरण 4 से पुट कर देंगे। समीकरण 1 को और 2 को भी समीकरण 3 में हम पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 4 को, समीकरण 1, 2 व 4 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास में आ गया h न्यू बराबर h न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम। आप चाहे तो के मैक्सिमम रहने दीजिए या हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर भी इसके स्थान पर पुट कर सकते हैं। तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर हमने यहां पर रख दिया है। अब यहां से देखिए
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको बराबर के उस तरफ ले गए तो ये माइनस में हो गया। हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर को हम के मैक्सिमम कह रहे हैं, इसको हम हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर भी रहने दे सकते हैं। इसके अलावा इसको ई वी नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी नोट है निरोधी विभव। देखो इन सब में अंतर डिफरेंस समझना है। यहां से इन दोनों में से हम एच कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट, और इसी को हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। यही क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। एक एक करके समझ लीजिए। यहां पर ये तो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लांक नियतांक, ये है फोटोन की आवर्ती, ये है देहली आवर्ती, ये प्लांक नियतांक है ही। तो हम इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है वो हमें प्रकाश विद्युत समीकरण के रूप में प्राप्त होती है। इस इक्वेशन को हम प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। तो यही क्या है, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। प्रकाश विद्युत समीकरण है, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। यहां पर इस इक्वेशन को हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। न्यू बराबर हम पुट कर सकते हैं सी अपॉन में लैम्डा, कि फोटोनों की जो आवर्ती है वो सी अपॉन में लैम्डा के इक्वल पुट की जा सकती है। सी यहां पर वेलोसिटी ऑफ फोटॉन्स या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये उनकी तरंगदैर्घ्य है। तब उस फॉर्म में यदि इसको पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, के मैक्सिमम इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट इक्वल टू, यहां से हम इस न्यू के स्थान पर सी अपॉन में लैम्डा, इसके स्थान पर भी सी अपॉन में लैम्डा नॉट पुट करेंगे। सी दोनों में से कॉमन ले लेंगे, मैं यहां पर पुट कर देता हूं, सी दोनों में से कॉमन आया, बाहर आ गया 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नॉट। इस फॉर्म में भी इसको रखा जा सकता है, जहां सी वेलोसिटी ऑफ फोटोन या प्रकाश का वेग है, और ये जो लैम्डा नॉट है वो है देहली तरंगदैर्घ्य। देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, देहली तरंगदैर्घ्य है ये। तो ये थी प्रकाश विद्युत समीकरण। अब इस प्रकाश विद्युत समीकरण से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे। दोस्तों हमारे पास में प्रकाश विद्युत समीकरण आ चुकी है। मैं एक बार उसे फिर से पुट कर रहा हूं, के मैक्सिमम बराबर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारे पास में प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त हुई है। यहां से हम इन दोनों पदों से इस प्रकार से पुट कर सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन में ई न्यू माइनस न्यू नॉट। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निरोधी विभव न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में ई माइनस में एच न्यू नॉट अपॉन में ई। और यह एक रेखा का समीकरण है। यह किसका समीकरण है, यह एक रेखा का समीकरण है। आप इस रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। इससे इसकी यदि तुलना करते हैं, इन दोनों की यदि यहां पर तुलना करेंगे तो y की वैल्यू तो है v नोट मतलब निरोधी विभव, अक्ष के स्थान पर है न्यू, और m यहां पर है रेखा का जो ढाल है वो है h अपॉन में e, और c जो अंतखंड है वो माइनस में है h न्यू नोट अपॉन में e के इक्वल। यदि हम यहां पर ग्राफ खींचें, ग्राफ वी नोट व न्यू के मध्य आवर्ती और निरोधी विभव के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। ये वी नहीं है, न्यू है। तो देखिए इस प्रकार से हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। हम एक तरफ यहां पर ले रहे हैं निरोधी विभव, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं आवर्ती। तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ है
इसमें इसका जो ढाल होता है m, उसकी वैल्यू तो यहां से आप देखेंगे h अपॉन में e के इक्वल होती है। ये जो अंतःखंड है, इस अंतःखंड की वैल्यू होती है h न्यू नॉट अपॉन में e, h न्यू नॉट अपॉन में e, यहां से लेकर यहां तक। और जब इस न्यू का मान इस न्यू नॉट के बराबर हो जाता है तो यहां पर ये जो v नॉट है वो 0 हो जाता है। तो ये जो आवर्ती है वो है न्यू नॉट। तो ये हमारे पास में ग्राफ प्राप्त हुआ है निरोधी विभव v नॉट और आवर्ती न्यू के मध्य। अब हम प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या यहां पर करेंगे। देखिए तो कैसे प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखिए हमारे पास में जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो ये है, ये वाली प्रकाश विद्युत समीकरण है। आप यहां से देख सकते हैं कि जो पहला बिंदु मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, हम जानते हैं कभी भी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो जो K मैक्सिमम है वो सदैव ही 0 से बड़ा होगा। K मैक्सिमम की वैल्यू है वो सदैव ही 0 से बड़ी होगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो K मैक्सिमम है वो बराबर है h न्यू माइनस न्यू नॉट के। तो K मैक्सिमम 0 से बड़ा होगा तो h न्यू माइनस न्यू नॉट भी, h न्यू माइनस न्यू नॉट भी सदैव 0 से बड़ा होगा। और यहां से हमारे पास में क्या निष्कर्ष निकला कि न्यू है वो न्यू नॉट से बड़ा होगा। यदि इस h को हम 0 में भेज दे तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट आ जाएगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये पहली और आवश्यक कंडीशन आ गई है कि फोटोनों की आवर्ती देहली आवर्ती से अधिक होगी तो ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऊपर यहां से हमने देखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित फोटोनों की आवर्ती, आपतित फोटोनों की आवर्ती, आपतित फोटोनों की आवर्ती देहली आवर्ती से अधिक होनी चाहिए, देहली आवर्ती से अधिक होनी चाहिए। ये पहली और आवश्यक कंडीशन यही है कि जो आवर्ती होती है फोटोनों की वो देहली आवर्ती से अधिक होनी चाहिए। अब यहां से ही इस इक्वेशन से ही आप देखेंगे दूसरा बिंदु कि जब हम आवर्ती का मान बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव का मान बढ़ता है। इस इक्वेशन से ही न्यू का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वी नॉट का मान बढ़ता चला जाएगा। आपतित फोटोनों की आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता चला जाता है। तो आपतित फोटोनों की आवर्ती, आपतित फोटोनों की आवर्ती, आवर्ती का मतलब हो गया है ऊर्जा बढ़ाने पर निरोधी विभव, निरोधी विभव बढ़ जाता है, निरोधी विभव बढ़ जाता है। अर्थात निरोधी विभव, निरोधी जो विभव है वो आवर्ती के समानुपाती होता है। निरोधी विभव की जो वैल्यू है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ेगा निरोधी विभव का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यहां से आप देखेंगे जैसे आवर्ती बढ़ेगी जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी।
तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आवर्ती के समानुपाती होती। यहां से आप देख लीजिए न्यू जैसे बढ़ेगा, न्यू का मान, ये न्यू नॉट फिक्स है, न्यू का मान बढ़ाएंगे आप तो ये गतिज ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आपतित फोटोनों की आवर्ती बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ऊर्जा होती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो भी फोटोनों की आवर्ती के समानुपाती होती है। फोटोनों की आवर्ती के समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे आपतित फोटोनों की ऊर्जा हम बढ़ाते जाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि एक फोटोन है, यहां पर ध्यान देंगे कि जैसे किसी धातु के पृष्ठ पर जब कोई फोटोन आपतित होता है तो एक जो फोटोन होता है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ही अनुन्य क्रिया करता है, अनुक्रिया करता है। जब वो एक फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो एक फोटोन की ऊर्जा ग्रहण करता है तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो फोटोनों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश विद्युत धारा का मान है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता का मतलब है फोटोनों की संख्या। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुक्रिया करता है अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोनों की संख्या पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। देखिए मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आपतित फोटोनों की संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता को बताएगी। प्रकाश की तीव्रता को यदि आपने आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ा दी इसका मतलब है प्रकाश की तीव्रता है वो बढ़ा दी है। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि यदि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यहां से ये हमारे पास में ये निष्कर्ष निकल गया है कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अब यहां पर देखेंगे पांचवां और महत्वपूर्ण बिंदु कि जैसे ही कोई फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ में अनुन्य क्रिया करता है। यदि फोटोन की ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक है तो तुरंत फोटोन को, इलेक्ट्रॉन है फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करके तुरंत बाहर निकल जाता है, अर्थात फोटोनों के आपतन तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्यता नहीं होती। तो यहां पर देखेंगे
जब दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाला, जब दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाला, दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाला फोटॉन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके तुरंत धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ है कि फोटोनों के आपतन तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चिता नहीं होती। तो दोस्तों ये थी प्रकाश विद्युत समीकरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव को इसके द्वारा हमने अच्छे से समझाया, प्रत्येक बिंदु की सफल व्याख्या इसके द्वारा की गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रकाश विद्युत समीकरण अच्छे से समझ में आई होगी तथा इसकी हमने जो सफल व्याख्या की है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।